ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड क्लास 10th केमिस्ट्री का आपका आता है पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो समझते हैं क्या होता है पहले केमिकल रिएक्शन, फिर देखते हैं क्या होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन हम उसे बोलते हैं जैसे कोई दो चीज़ें आपस में कंबाइन होकर कोई सिंगल चीज़ निकाल रही हैं, हम उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अगर उसकी देखिए डेफिनेशन क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, तो हम कह सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट react to form a new substance with entirely different property is called chemical reaction। ठीक, और अब समझते क्या होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी चीज़ को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, हम उस चीज़ को बोलते हैं ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बढ़िया, डेफिनेशन तो आसान है, बट अब समझते हैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से। तो अगर हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को अगर कंबाइन करते हैं हमें मिलता है वाटर, तो ये हमारी हो गई वर्ड इक्वेशन। बट अगर हम इसी चीज़ को लिखते हैं इसके सिंबॉलिक फॉर्म में तो हम उसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए हमने लिखा H2+O, रिएक्ट किया हमें मिल गया वाटर, तो हम इस इक्वेशन को बोलेंगे हमारी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब समझते हैं होता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि हमारे 5-7 मिनट बताने वाले हैं आपको, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ हो रही है मतलब कि हमारी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हो रही है मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है और कुछ भी हो सकता है। जो पहला पॉइंट आता है इसमें वो हमारा आता है कि चेंज इन कलर, अगर उसके कलर में कोई चेंज हो रहा है मतलब कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा हमारा आता है चेंज इन स्टेट, अगर उसके स्टेट में कोई चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। वहाँ तीसरा आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर उसमें गैस निकल रही है मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। हमारा आता है फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, अगर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। हमारा लास्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है। हमारा टर्म है प्रेसिपिटेट, ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है अभी तो, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो पढ़ते हैं एक बार फिर से हम केमिकल इक्वेशन था डीप में। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एक वर्ड आया सिंबॉलिक, तो केमिकल इक्वेशन में कुछ सिंबल हम यूज करते हैं फिर लिखते वक्त। ठीक है, मैं पहला आता है प्लस, जिसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं आपस में। हमारा सेकंड और लास्ट आता है एरो, जो डिनोट करता है कि हमारी रिएक्शन हुई है या रिएक्शन। ठीक है, तो आप समझते हैं हमारा क्या होता है केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में टोटल है 2 साइड्स होते हैं। पहला साइड हमारा होता है LHS हमारा होता है, दूसरा साइड होता है हमारा RHS। ठीक है, तो जो हमारे सब्सटेंस होते हैं LHS में हमारे होते हैं रिएक्टेंट, मतलब कि जो चीज़ें हम कंबाइन करने वाले हैं। हमारा होता है RHS होता है प्रोडक्ट साइड, मतलब कि ये जब चीज़ें कंबाइन होंगी आपस में, इधर वाली चीज़ कंबाइन होंगी, हमारा इधर का प्रोडक्ट निकलेगा। मान लीजिए हमने इधर सब्सटेंस रखा अपना हाइड्रोजन और इधर रखा ऑक्सीजन, तो अगर ये दोनों आपस कंबाइन हो रहे हैं तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट निकल रहा है वाटर। बट ये नेसेसरी नहीं है कि रिएक्टेंट साइड में हमेशा 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस रहें। कई बार यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस रहते हुए भी यहाँ पे जो है रिजल्ट में कई सारे प्रोडक्ट निकल जाते हैं। तो अभी आप में आगे एक रिएक्शन है जिसमें बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी आपको आगे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपका टर्म क्लियर हो गया होगा क्या होता है आपका एनालिसिस, क्या होता है आपका RHS, क्या होता है आपका रिएक्टेंट क्या होता है, और जो भी चीज़ें थी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब समझते हैं आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो समझते हैं पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे हैं LHS में उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे होंगे RHS में, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। क्योंकि हमारा एक लॉ है जो कहता है कि जो हमारा मास है वो ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रिएक्शन परफॉर्म करते वक्त। तो हम इस स्टेटमेंट को वेरीफाइड रहने के लिए हम इसे बैलेंस करते हैं। तो समझते हैं इसे एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को अगर हम कंबाइन करते हैं हमें मिलता है H2O, मतलब कि वाटर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारा H है ये LHS में भी 2 है और RHS में भी 2 ही है, और हमारा O है वो भी दोनों तरफ सिंगल ही है। बट अगर किसी में भी या इधर या फिर इधर अगर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल नंबर अगर ऊपर नीचे हैं तो हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इसे बैलेंस करने का कोई फार्मूला नहीं है, खाली एक तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। हम इसे लगातार ट्राई करते रहते हैं कि ये कब बैलेंस हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, सो आगे हम बनाएंगे एक वीडियो जिसमें आपको समझाएंगे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं
आसान तरीके से, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं अपने पहले रिएक्शन में, हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ के कोई एक सिंगल चीज़ बना रही हैं तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह निकल के आती है कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर हम इसका एक एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो हम बर्निंग ऑफ कोल को इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। मतलब कि अगर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट हुआ हमारा कार्बन और एक एलिमेंट हमारा हुआ ऑक्सीजन। अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब आते हैं अपने ओके, तो अब देखते हैं हमारा क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उससे पहले इसके आते हैं तीन पार्ट। पहला हमारा आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारा दूसरा आता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारा लास्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले समझते हैं कि डीकम्पोजिशन मतलब एक्चुअल में होता क्या है। किसी एक ही सब्सटेंस से रिएक्ट होने के बाद कई सारे सब्सटेंस निकल जाते हैं, हम उस रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब समझते हैं कि हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि अगर हम हीट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, जिससे उससे एक ही सब्सटेंस से कई सारे प्रोडक्ट निकल सके, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअल में, फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो अगर फिर देखें डेफिनेशन क्या होती है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन या थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर एग्जाम्पल देखें इसका, अगर तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत आसान है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। हमारी ये हो गई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक ही सब्सटेंस है अभी, बट अगर इसे हीट करते हैं तो इससे हमारे जो है दो सब्सटेंस निकल रहे हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि तीनों में अंतर क्या है, थर्मल में, इलेक्ट्रोलिसिस में और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन क्या होता है कि हम हीट एनर्जी की जगह पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को यूज़ करते हैं सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो हम देखें तो डेफिनेशन देखिए इसकी, निकल के आती है हमारी कि these reactions involve the use of electrical energy for the decomposition of reactant molecule is called electrolysis decomposition reaction। और अगर हम देखें एग्जांपल इसका, तो होता है हमारा 2H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें, तो हमारा जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में अलग हो जाते हैं, मतलब एक में नहीं रहते, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं नहीं बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आते हैं इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लास्ट रिएक्शन पे आता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम सन एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं ये हमारी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखते हैं एक डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डीकम्पोजिशन। मतलब कि इसमें जो सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं एज अ हीट एनर्जी, बट इसमें जो है हम जो आपकी आती है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस वाली, हम उस रिएक्शन को कह सकते हैं कि ये हमारी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। अगर इसका एग्जांपल देखें तो अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड को सनलाइट की एनर्जी में रखते हैं तो उसमें से एल्युमिनियम और क्लोराइड आपस में अलग हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी हाई रिएक्टिव वाली एलिमेंट है, जिसकी रिएक्टिविटी हाई है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। मतलब कि आपसे कह सकते हैं कि जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है वो कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा देता है, कब्जा कर लेता है उसकी जगह पे। हम उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं एक एग्जांपल। तो अगर हम Fe प्लस CuSO4 तो अगर रिएक्ट कराते हैं आपस में, तो जो हमारा आयरन है ये Cu मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमारा आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह पर सोल्यूशन से। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जो आपके अगले चैप्टर में दिया हुआ है, आपको वहाँ पे याद कर लेना चाहिए कि बोर्ड में काफ़ी हेल्प करने वाली आपको रिएक्शन परफॉर्म करते वक्त।
अब आते हैं अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इसमें क्या होता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट है, फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। हम उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल, डेफिनेशन देखते हैं पहले। हमारी डेफिनेशन निकल के आती है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन्स or groups of atom in reactant molecule are displaced by each other is called double displacement reaction, and it is also called precipitation reaction as precipitate is produced in such reactant, ठीक है। तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को precipitate रिएक्शन भी कहते हैं कई बार। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल इस रिएक्शन का। सो जब हम लेते हैं एग्जांपल सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड का। हमारा जो बैरियम क्लोराइड है वो अपने क्लोराइड को छोड़ के हमारे सल्फेट के पास आ जाता है, मतलब जो हमारा सल्फेट है सोडियम के पास, तो जो हमारा बैरियम है वो आ जाता है बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, मतलब कि आपस में जगह इंटरचेंज कर रहे हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका, इस प्रोडक्ट का या फिर इस सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट क्या होगा, और प्रेसिपिटेट डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो आप इसे समझिए कि जो हमारा है रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, वही रिएक्शन हमारी होती है प्रेसिपिटेट की भी। अब आते हैं बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं बोर्ड में, वो हमारा आता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हमारे आते हैं दो रिएक्शन, पहला हमारा आता है रिडक्शन और दूसरा हमारा आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले समझते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या अंतर है। तो हमारा आता है ऑक्सीडेशन वाला, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये दोनों प्रोसेस में साइमल्टेनियसली, मतलब कि साथ साथ होते रहते हैं। और अब देखते हैं हमारा जो आता है प्रोसेस रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, तो हम, और ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। वैसे ये अलग में नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन में पूछा जाता है, बट ये इसके सब टॉपिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए। अब आते हैं बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो ये दोनों आधारित है, मतलब बेस है, वो हमारा आता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है हमारा, पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन की, फिर समझते हैं इसे। हमारा डेफिनेशन आता है कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। सो अगर हम कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन से, हमें सब्सटेंस मिलता है कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ है कॉपर ऑक्साइड से और ऑक्सीडाइज किया है हाइड्रोजन को। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो CuO है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे आते हैं कि सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, सब्सटेंस कौन रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे आप कह सकते हैं सब्सटेंस, जिसमें सब्सटेंस ऐड हो रहा है हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिस सब्सटेंस से हमारा वो निकल रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले रिएक्शन में, हमारा आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो समझते हैं हमारा क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, हम उस रिएक्शन को बोलते हैं हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते तो बोलेंगे द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व फ्रॉम अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अब देखते हैं हमारा क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये उसका उल्टा है एक्सोथर्मिक का, मतलब कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं क्लास 10th के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है, वो है हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी। तो समझते हैं कि पहले रेंसिडिटी और कोरोजन एक्चुअल में होता क्या है। तो कोरोजन जो हमारा है उसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा मेटल है, वो धीरे धीरे खराब करने लगता है, क्योंकि उस पर हमारा ऑक्सीजन का, एयर का और एटमॉस्फेयर का असर पड़ता है, इससे वो हमारा खराब हो जाता है मेटेरियल। हम कह सकते हैं जो हमारा आयरन है वो धीरे धीरे रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम उस प्रोसेस को, रस्टिंग के प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो अगर उसकी डेफिनेशन देखें कोरोजन की, निकल के आती है कि द फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। तो जो प्रोसेस हमारा होता है आयरन में, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। बट ये रस्टिंग खाली आयरन के लिए ही है। अगर हम ये प्रोसेस हो रही है कॉपर में, तो वहाँ पे उसके रस्टिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उसके लिए अलग टाइम यूज होता है, ठीक है। और हमें नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा आता है कि हम उससे बच कैसे सकते हैं कोरोजन से, मतलब कि हाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो इसके हमारा पहला आता है कि हम मेटल को गैल्वेनाइज कर सकते हैं, हमारा दूसरा आता है कि मेटल को पेंट कर सकते हैं, तीसरा आता है मेटल को मेटल की हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो समझते हैं हमारा क्या होता है रेंसिडिटी। तो इसमें क्या होता है, हमारा सब्सटेंस फूड मटेरियल है
उसमें हमारे ऑयल और फैट प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उसके स्मेल और टेस्ट में चेंजेस आने लगते हैं, जिसे हम बासी फूड भी कह सकते हैं। तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। अब देखते हैं इसका एक डेफिनेशन क्या होती है। जब हम डेफिनेशन देखें इसकी तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंजेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी हम इससे बच कर सकते हैं रेंसिडिटी से। तो इसके लिए हमारे कई सारे ऑप्शन है। जैसे हमारा पहला आता है कि हम उस फूड मटेरियल को कट कर सकते हैं नाइट्रोजनियस बॉक्स में, इसमें हमारा नाइट्रोजन गैस भरा हो, तो वहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस हो खराब नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दूसरा हमारा आता है अगर हम उसे एल्युमिनियम के पेपर में रैप कर दें तो उससे वो भी जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ख़राब नहीं होगा। हमारा तीसरा आता है कि अगर हम उसे सनलाइट में ना रखें तो वो हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट से जो है फूड सब्सटेंस काफ़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगला आता है अगर हम उस फूड को रेफ्रिजरेटेड बॉक्स में रखें तो वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो इससे हमारा वो बच जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर की पूरे चैप्टर की नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। और बस देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखनी है अगले चैप्टर की। थैंक्स फॉर